हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है यहाँ तक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब तकरीबन जितने तरह के प्रोसेस थे उन सबको हमने एक एक करके डील करा था लास्ट लेक्चर में। अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इसमें, वेरी इम्पॉर्टेंट। और वह टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इसी को हम इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं। इसी को हम इंट्रिंसिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं और इसको कैपिटल यू या फिर ई से दिखाते हैं। जनरली ई हम लोग लिखते हैं। है क्या? आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल, अंदर का। जिसको ऐसे हम कह सकते हैं कि एक दिए हुए टेम्परेचर और प्रेशर पर, एक फिक्स्ड कोई टेम्परेचर प्रेशर हो तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी सिस्टम के साथ जो एनर्जी जुड़ा होता है, एनर्जी एसोसिएटेड होता है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। कि अंडर द गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर या सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। अब यह इंटरनल एनर्जी में कौन कौन से एनर्जी होंगे यह बताना असंभव है। कुछ का नाम कल हम लोग लिख लेते हैं बस। ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ना जाने ऐसे कितने तरह के एनर्जी हैं, बॉन्डिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी जो भी है, ये कई तरह के एनर्जी हैं जो एक सिस्टम के अंदर होते हैं, एक सिस्टम के अंदर स्टोर्ड होते हैं। बिल्कुल भी बताना पॉसिबल नहीं है कि ऐसे ऐसे कितने तरह के एनर्जी हैं, कभी नहीं। हम लोग तो कुछ जानते हैं, कुछ जान रहे हैं, वही कुछ को हम लोग लिखे हैं। बस उन सारे एनर्जी को जानना जो एक सिस्टम के अंदर एक्चुअल में है, ये प्रैक्टिकली तो कभी पॉसिबल नहीं है, नेवर, संभव ही नहीं है ऐसा। तो ओवरऑल मतलब ये जाने कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे एक सिस्टम के अंदर जितने भी टाइप का एनर्जी स्टोर्ड है, जो एनर्जी उसके अंदर है, उन्हीं सारे एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी के नाम से जानेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है U, वह बराबर होगा ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस बॉन्डिंग एनर्जी। ना जाने ऐसे कितने प्लस लगेंगे, नहीं पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिस्टम का एनर्जी कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। मतलब एक जीरो एनर्जी वाले सिस्टम का एग्जिस्टेंस कभी नहीं हो सकता है। एक जीरो एनर्जी वाला सिस्टम कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। यदि किसी सिस्टम का एनर्जी जीरो हो रहा है तो वह सिस्टम खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं बचेगा। क्योंकि हर एक सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, हम लोग जान रहे हैं, यही सब चीज़ से बना है कोई भी सिस्टम। और यदि उसके अंदर ये सब चीज़ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये सारे एनर्जी आएंगे ही। और यदि ये एनर्जी आ रहे हैं तो यही तो मिल करके इंटरनल एनर्जी बना रहे हैं। बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई सिस्टम है क्या दुनिया में, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो? सवाल ही नहीं है। सबके अंदर हम लोग पढ़े कि एटम जो है बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है और एटम का अल्टीमेट पार्टिकल उसका इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गया। तो कहने का मतलब कि कभी भी या कभी संभव ही नहीं है कि कोई सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जीरो हो या अपना एनर्जी या किसी भी प्रकार का जो एनर्जी है एक सिस्टम के लिए वह जीरो हो जाए अपना।
एक जीरो एनर्जी का सिस्टम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, किसी भी हाल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ वैसे भी एनर्जी हैं जिन्हें हम इंटरनल एनर्जी के रूप में कंसिडर नहीं करते हैं, और उनमें से दो इम्पॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दीज टू आर नॉट द इंटरनल एनर्जी। ये दोनों इंटरनल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर तब होते हैं जब सिस्टम का चेंज करे स्टेट। काइनेटिक एनर्जी हम लोग जान रहे हैं वेलोसिटी के चलते हैं, 12mv²। अब यदि कोई सिस्टम रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंटरनल एनर्जी जीरो है। उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग mgh जानते हैं। अब इस केस में यदि हाइट जीरो हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो कहने की बात? तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कुछ कंडीशन पे, एक्सटर्नल कंडीशन पे, कि वेलोसिटी में है तो काइनेटिक एनर्जी बनेगा, कुछ हाइट पे है एक नॉर्मल जगह से तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। अब यदि यह वेलोसिटी हाइट ही जीरो हो तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, इन्हें हम इंटरनल एनर्जी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। दिस टू आर नॉट इंटरनल एनर्जी। अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस इंटरनल एनर्जी का प्रॉपर्टी फीचर जानना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो एक तो नया बात पता चल ही गया होगा ना, वही जीरो एनर्जी वाला सिस्टम। यूनिवर्स में कुछ वैसा है ही नहीं, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, जिसका सिस्टम जीरो हो, मतलब एनर्जी जीरो हो, कोई सिस्टम नहीं वैसा। तो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फीचर्स, नंबर 1, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिख दिए तो आगे और कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, जानते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब विच डिपेंड्स ऑन मास, जो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इट इज या स्टेट फंक्शन। इट इज या स्टेट फंक्शन मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, the absolute value of internal energy of a system can't be determined। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हम कि एक सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको किसी भी स्थिति में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में उसे पता नहीं किया जा सकता है। वजह अभी बताए थे कि इंटरनल एनर्जी बहुत सारे एनर्जी का समेशन है। अब बहुत सारे एनर्जी में कौन कौन एनर्जी है यही तुम्हें नहीं पता है, तो फिर कैसे निकालोगे कि किसी भी सिस्टम का एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी है कितना? कभी नहीं पॉसिबल है इंटरनल एनर्जी के एग्जैक्ट वैल्यू को जानना या उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को जानना। हाउएवर, तो फिर क्या निकाल सकते हैं? तो हाउएवर, व्हेन या सिस्टम अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन यदि एक सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए, तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। बस इतना सा बात था।
कि इंटरनल एनर्जी के एग्जैक्ट वैल्यू को पता करना तो संभव नहीं है, लेकिन यदि कोई सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस दरमियान उसका इंटरनल एनर्जी चेंज कितना किया, उस चेंज को बता पाना या उस चेंज को जानना थोड़ा आसान है। उस चेंज को जानना थोड़ा आसान है, वो पता किया जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई सिस्टम है ए जो बदल रहा है बी में। शुरुआत में इसका इंटरनल एनर्जी मान लो ई ए और इसका इंटरनल एनर्जी मान लो ई बी। दिस इज इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ जहाँ भी कैपिटल ई लिखा हुआ रहेगा समझ आओगे वह इंटरनल एनर्जी है। तो इस प्रोसेस के दरमियान जब ए बी में बदला तो ए का कितना चेंज किया इंटरनल एनर्जी वो हम लोग बता सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई बता सकते हैं, ई बी माइनस ई ए, ये बता सकते हैं हम लोग कि डेल्टा ई कितना होगा। अब लेकिन इसमें तुम बोलोगे कि हमें बताओ ई ए कितना है, एग्जैक्ट ए का एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कितना है, तो नहीं। अरे ठीक है, ई ए का तुम कोई वैल्यू बता दोगे। सपोज मान लिए कि ई ए बता दिए 100 जूल, यहाँ बता दिए 150 जूल, तो तुम कह दिए कि चलो ओवरऑल चेंजेस 50 जूल का है। लेकिन ये जो तुम 100 जूल बता रहे हो ना, ये सही नहीं बता रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है इसमें कितनी तरह का एनर्जी है। जो पता था उसको खाली जोड़ करके तुम ले लिए। तो चूंकि यहाँ गलत बता रहे हो तो यहाँ भी गलत ही बता रहे हो, तो गलत गलत मतलब सही, गलत का गलत मतलब सही। हाँ, चेंज तो सही ही आएगा, भले एग्जैक्ट वैल्यू सही ना आए, चेंज उसका क्या आएगा, सही आएगा हमेशा। अब इसमें से फिर कंडीशंस हैं कि यदि डेल्टा ई को आप ई बी माइनस ई ए लिख रहे हो, तो यदि यहाँ ई बी ज़्यादा हो ई ए से, फाइनल स्टेट का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो इनिशियल स्टेट से, तो डेल्टा ई का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा ई का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंक्रीजेज। लेकिन वही मान लो ए बी लेस देन ई ए हो, तो यहाँ से डेल्टा ई का वैल्यू होगा नेगेटिव, और इस केस में इंटरनल एनर्जी सिस्टम का घटेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। और जब दोनों बराबर हो, ई बी इक्वल टू ई ए हो जाए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से जैसे हमने कहा कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है उसके एग्जैक्ट वैल्यू को जानना या एग्जैक्ट वैल्यू को बताना संभव नहीं है, तो क्या बताना संभव है, बताना संभव है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब यहाँ से प्रश्न आता है कि आखिर वह इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा कैसे। आखिर वह जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का, वह इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा कैसे। तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा यदि उस सिस्टम पे कोई वर्क किया जाए, या सिस्टम कोई वर्क करे, या हीट के थ्रू। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी चेंज करने का जो मोड है, याद करो मोड ऑफ एनर्जी चेंजेज, शुरू का लेक्चर याद करो, फर्स्ट लेक्चर। मोड ऑफ एनर्जी चेंजेस दो ही थे, वर्क, हीट। वर्क एंड हीट आर नॉट द एनर्जीज, दीज आर ओनली मोड्स ऑफ एनर्जी चेंज, जानते हैं हम लोग। तो यदि किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो वर्क और हीट के थ्रू, तो वही जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा ई, उसे हम लिखेंगे Q प्लस W, हीट प्लस वर्क। इस हीट और वर्क के आधार पे जो है हम उसके इंटरनल एनर्जी के चेंज को जो है बतलाएंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन याद रखना है कि यदि W का वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, कि यहाँ सिस्टम काम कर रहा है। यदि W का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम। उसी प्रकार से यदि Q का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव जो भी है, तो इसका मतलब हुआ हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। और यदि इसी का उल्टा Q का वैल्यू पॉजिटिव है तो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम,
बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, अभी न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा कि किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा हीट और वर्क के मदद से। और ये हीट और वर्क जो होंगे ये दो तरह का, कि या तो सिस्टम काम करे, सिस्टम हीट लूज करे, या इसका उल्टा कि सिस्टम पर काम किया जाए या सिस्टम को हीट दिया जाए। तो वहाँ क्वेश्चन में जैसा रहेगा अभी हम लोग करेंगे, तो यदि कहीं लिखा हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम तो W का वैल्यू नेगेटिव लोगे, वहाँ दिया हुआ पॉजिटिव में ही रहेगा लेकिन तुम्हें लेना नेगेटिव में। वैसे ही लिखा रहेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम कि इतना जूल का सिस्टम वर्क सिस्टम पे किया गया, तो उस केस में W का वैल्यू प्लस में लोगे। फिर रहेगा इतना जूल हीट सिस्टम गेन किया, तो इतना जूल हीट सिस्टम गेन किया तो Q का वैल्यू पॉजिटिव लोगे। फिर आएगा कि इतना जूल हीट सिस्टम लूज किया तो नेगेटिव लोगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो इस साइन कन्वेंशन की बात को याद रखोगे, या जो साइन कन्वेंशन का बात है इसे आप याद रखोगे। अब यदि ऐसा है तो एक क्वेश्चन हम लोग कर ही ले लगे हाथ। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ए सिस्टम परफॉर्म्स 85 जूल वर्क ऑन सप्लाइंग 68 जूल हीट to it. Calculate the change in internal energy of the system. देखो कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा यहाँ से, अभी ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन को तो पहले ध्यान से रीड करो, अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? कोई सिस्टम है जो 85 जूल का काम करता है, और 85 जूल का काम कब कर रहा है? जब उसको 68 जूल हीट दिया जा रहा है। तो सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह सिस्टम पहले हीट को गेन किया। देखो यहाँ हीट गेन किया, और जब हीट गेन किया तो Q का वैल्यू क्या चीज़ में लिया जाएगा? पॉजिटिव में लिया जाएगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑन सप्लाइंग इतना जूल हीट, मतलब हीट यहाँ सिस्टम गेन कर रहा है। तो यहाँ जो Q है इसका वैल्यू आप लोगे +68 जूल। अब इतना जूल हीट जब हमने सप्लाई करा उस सिस्टम को, तो वह सिस्टम काम किया 85 जूल का। कितना का? 85 जूल का। तो इस बार चूंकि सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो इस केस में जो W है उसका वैल्यू लिया जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ जो 85 जूल है इसको आप ऐसे लिखोगे W = -85 जूल। अब यहाँ से निकाल दो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E का वैल्यू था Q + W, सो हेयर Q इज 68 + -85, साइन सहित लेना है, तो आ जाएगा कितना? -17 जूल। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से जो डेल्टा E है वह डेल्टा E का वैल्यू आया है नेगेटिव, और यदि डेल्टा E का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हुआ कि उस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अरे घटेगा ही भाई, आराम से घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि तुम हीट दे रहे थे 68 जूल, काम किया बेचारा 85 जूल का, तो बाकी 17 जूल एनर्जी तो उसको अपने से लगाना पड़ा ना है। किसी को तुम पैसे दे रहे हो 100 रुपया, वो खर्च करके आ गया 120, तो उसका मतलब 20 रुपया अपना लगाया होगा, तो उसका अपना खुद का सेविंग तो कम हुआ ना, अपना खुद का पैसा तो घटा। उसी प्रकार से यहाँ है कि 68 जूल एनर्जी दिए, काम किया 85 जूल, तो बाकी 17 जूल कम हो गया, सिस्टम का एनर्जी घट गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल या इतना दे करके बस कि यह सिस्टम परफॉर्म इतना जूल वर्क ऑन सप्लाइंग इतना जूल हीट टू इट, तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे दे ही देते हैं क्वेश्चन। कि जैसे मान लो
ऐसा क्वेश्चन है कि यह सिस्टम परफॉर्म्स 90 जूल वर्क on supplying 110 joule heat to it. The internal energy of the system A increases, B decreases, C remains unchanged और D can't say। सिस्टम काम कर रहा है 90 जूल का, तो W इक्वल टू -90 जूल। हीट हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, तो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, तो Q बराबर +110 जूल। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला Q + W, तो 110 - 90 + 20, तो प्लस में आ रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा सिस्टम का, इंक्रीजेज, बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी। तो दो तरह का, एक तो न्यूमेरिकल आ जाए या फिर ऐसे इसको ऑब्जेक्टिव में बना करके पूछ दे, दोनों का वही मतलब होने वाला है, ध्यान रखोगे इस बात का। अब कई तरह के प्रोसेसेस हैं जो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। उन प्रोसेसेस के दरमियान जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, वह किस तरह से चेंज करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, उस बात को हम लोग एक जगह नोट करने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रोसेस और यहाँ हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, कि यदि कोई सिस्टम अपना हीट लूज कर रहा है तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी घटेगा, डेल्टा ई नेगेटिव आ जाएगा, घट जाएगा। वही हो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, तो डेल्टा ई ऑब्वियसली उस केस में पॉजिटिव आ जाएगा, हीट गेन करेगा तो उसका अपना एनर्जी बढ़ेगा। नेक्स्ट, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम किया जाए तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, पॉजिटिव। लेकिन वही हो वर्क डन बाय द सिस्टम, कि वह सिस्टम ही काम करे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, सिस्टम का टेम्परेचर घटे तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी घटेगा, डेल्टा ई नेगेटिव, डेल्टा ई पॉजिटिव मतलब बढ़ेगा, नेगेटिव में घटेगा, देख चुके हम लोग। और यदि टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड को मेल्ट कर रहे हो, तो सॉलिड को मेल्ट करोगे तो सॉलिड को मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, हीट सप्लाई करोगे, सिस्टम हीट गेन करेगा, और जब सिस्टम हीट गेन करेगा तो पॉइंट हो जाएगा ना, हीट गेन बाय द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। उसी प्रकार से इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, तो यहाँ भी तो वही करना होगा, लिक्विड को वेपर में बदलना है तो इसके लिए भी हीट ही करना पड़ता है, तो सिस्टम हीट गेन करेगा, तो यहाँ भी वैल्यू क्या चीज़ में आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलना हो, अरे तो यहाँ भी तो हीट ही करना पड़ेगा ना, तो हीट हम कर रहे हैं मतलब सिस्टम हीट गेन करेगा, हम सिस्टम को हीट कर रहे हैं ना, उस सॉलिड को हीट कर रहे हैं, तो सिस्टम गेन करेगा एनर्जी, तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, डेल्टा ई आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन उल्टा हो कंडेंसेशन ऑफ वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वेपर, तो जब वेपर का कंडेंसेशन होगा तो वह हीट लूज करेगा,
और हीट लूज करेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा। उसी प्रकार से फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, कोई लिक्विड फ्रीज करे तो उस दरमियान भी वो अपना हीट लूज करेगा और उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, घटेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा इस टॉपिक से, याद रखोगे। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी घटेगा। गेन्ड बाय द सिस्टम, बढ़ेगा। वर्क डन सिस्टम पे किया जाए, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। सिस्टम काम करे, घटेगा। सिस्टम का टेम्परेचर घटा दें, इंटरनल एनर्जी घटेगा। उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है सब। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, तो इस बात को समझना था कि कोई भी सॉलिड को मेल्ट करो, लिक्विड को इवापोरेट करो या फिर सॉलिड को सबलाइम करो, ये तीनों केस में उस सॉलिड को हीट करना पड़ेगा। और हम उस सॉलिड को हीट कर रहे हैं, मतलब वह सॉलिड जो सिस्टम का काम कर रहा है वो गेन कर रहा है एनर्जी, हीट गेन कर रहा है। तो हीट गेन कर रहा है तो उसके चलते इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों पॉइंट में कि वेपर को कंडेंस कर रहे हैं, तो वेपर को कंडेंस करने का मतलब कि वेपर को हम लिक्विड में बदल रहे हैं, तो लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए वह सिस्टम हीट गेन किया था। लिक्विड जब वेपर में बदल रहा था तो सिस्टम हीट गेन किया था। अब यहाँ वेपर लिक्विड में बदलेगा तो सिस्टम हीट लूज करेगा, और हीट लूज करेगा सिस्टम तो उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा। उसी प्रकार से फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, यहाँ जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदले थे तो हीट किए थे, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया था। तो वही लिक्विड जब वापस सॉलिड में बदलेगा तो सिस्टम हीट लूज करेगा, और हीट लूज करेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो इतना बात याद रखोगे, दिमाग में एकदम बैठाए रखोगे। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि ऑन मेल्टिंग ऑफ सॉलिड द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज डिक्रीजेज नो चेंज, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक से टर्म्स है और यही कंसेप्चुअल है। नहीं ध्यान में रहा, नहीं सोच पाए कि कैसे बढ़ता घटता है तो दिक्कत होगा। तो बहुत सारे कॉमन टर्म्स जो है हमने किए इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग चैप्टर को करेंगे आगे कंटिन्यू, और फिर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।